वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। 12 चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वन संरक्षण के उपाय पढ़े थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ईंधन व इमारती लकड़ी के वैकल्पिक स्रोत अपनाने चाहिए, कि ऐसे स्रोत अपनाएं जिनमें लकड़ी लगे ही ना, वृक्षों का उपयोग ही ना हो। जैसे ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं लकड़ी की जगह, और इमारती लकड़ी की जगह हम लोहे की खिड़की दरवाजे लगवा सकते हैं। बांधों व बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, कि बांध बनाए जा रहे हैं या सड़क बनवाई जा रही है, कोई सी भी बहुउद्देशीय योजनाएं हो, उनको बनाते समय वृक्षों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वनों का महत्व लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करें। सामाजिक वानिकी अपनानी चाहिए। अब ये सामाजिक वानिकी क्या है, आगे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सामाजिक वानिकी अपनाएं। वन संरक्षण के नियमों व कानूनों को कठोरता से लागू करना चाहिए, कि जो भी वृक्षों को काटे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो भी वन संरक्षण के नियम और कानून हैं उनको कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न आता है, झूम खेती क्या है। तो देखिए, झूम खेती क्या है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर हमें झूम खेती करनी है, तो वहाँ के सभी वृक्षों को हमें जलाना पड़ता है। जलाकर उसे काई में बदल दिया जाता है, राख में। राख में क्यों बदला जाता है? क्योंकि राख उपजाऊ होती है, तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। जंगलों को जलाने से जो राख प्राप्त होती है वो मिट्टी में मिलती है और मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है, इसलिए वनस्पति को जला दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है तथा उस क्षेत्र में 2-3 साल अच्छी फसल होती है। अब 2-3 साल तो अच्छी फसल होती है, लंबे समय तक नहीं होती है। ये अल्पकालिक फ़ायदा है, दीर्घकालिक फ़ायदा नहीं है। 2-3 साल तो अच्छी फसल होगी, पर जब इस क्षेत्र की उर्वरता कम हो जाती है तो किसी अन्य क्षेत्र को इसी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जला दिया गया, राख से मिट्टी उपजाऊ भी बना ली गई, 2-3 साल खेती भी कर ली गई। अब जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा तो इसी प्रकार उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की वनस्पति को जला दिया जाएगा और वहाँ पर कृषि करी जाएगी। अतः झूम खेती वन उन्मूलन का कारण है। झूम खेती वन उन्मूलन का कारण है। वन उन्मूलन मतलब वनों को जड़ से नष्ट करने का कारण है झूम खेती। एक तो वृक्षों को हम ऊपर से थोड़ी सी टहनियाँ काट देते हैं, तो जड़ से तो नष्ट नहीं किया, वृक्ष तो काटे हैं हमने, पर टहनियाँ काटी है, समूल नष्ट नहीं किया है। पर जो ये झूम खेती है जिसमें वृक्षों को ही जला दिया जाता है, वो वृक्षों का समूल नाश करती है। इसे नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा तथा असम के आदिवासी अपनाते हैं। ये आदिवासियों की विधि है और इन राज्यों के आदिवासी से अपनाते हैं। सामाजिक वानिकी क्या है, इसके उद्देश्य व प्रमुख घटक बताइए। तो सामाजिक वानिकी क्या है। अब सामाजिक शब्द से समझ आता है समाज। समाज में होते हैं समूह, लोगों का समूह। तो क्या होता है, वानिकी मतलब वृक्ष लगाना या वन लगाना, उनकी रक्षा करना। तो सामाजिक वानिकी क्या है, इसमें स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा व विस्तार की जिम्मेदारी दी जाती है। विस्तार का मतलब बढ़ाना, वृक्षारोपण करना और वृक्षों की सुरक्षा करना। एक तो वृक्षों की सुरक्षा करना और उनकी संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, स्थानीय लोगों को, और जिसके बदले लोग वनों से चारा, जलाऊ लकड़ी व गौण वन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जो स्थानीय लोग जो वृक्षों की रक्षा करेंगे या उनकी संख्या बढ़ाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो उन्हें क्या फ़ायदा है। उन्हें फ़ायदा ये मिलता है कि इसके बदले वो चारा, जलाऊ लकड़ी और गौण वन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सामाजिक वानिकी लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। अब सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, यह हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इसमें जंगलों को जला दिया गया है और झूम खेती करने का प्रयास किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। अब सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है, सामाजिक वानिकी क्यों ज़रूरी है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए। एक तो जो पारिस्थितिकीय संतुलन है, या कहे तो प्रकृति का जो संतुलन है,
उसको बनाए रखने के लिए सामाजिक वानिकी जरूरी है। वृक्षारोपण द्वारा वन क्षेत्र का विस्तार करना, कि यही उद्देश्य है कि पारिस्थितिकी यह संतुलन बनाए रखे और वृक्षारोपण करे और वृक्षों की संख्या बढ़ाए, वन क्षेत्र का विकास करे। सामाजिक वानिकी के घटक क्या है? कृषि वानिकी, की खेती की जा सकती है, वो भी सामाजिक वानिकी है। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पतालों आदि सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना, कि जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थान है या जहाँ पर भी संभव है वहाँ वन विभाग या लोगों द्वारा वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, और ग्रामीण भी सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो सामाजिक वानिकी के 3 घटक, कृषि वानिकी, वन विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों पर वृक्षारोपण और ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों पर वृक्षारोपण। अब देखते हैं वन्य जीवों के विलुप्ति के क्या क्या कारण हैं, कि वन्य जीव विलुप्त क्यों हो रहे हैं। जो वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है वो किस कारण आ रही है? पहला, प्राकृतिक आवासों। प्राकृतिक आवास किसे कहते हैं? वनों को, वृक्षों को प्राकृतिक आवास कहते हैं। तो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा है। वनों के नष्ट होने के कई कारण हैं। अब पहला कारण तो जीवों के कम होने का ये है कि वन को नष्ट किया जा रहा है। वन नष्ट होंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। अब वन नष्ट क्यों हो रहे हैं? इसके कई कारण हैं। प्राकृतिक कारण भी है और मानव जनित कारण भी है, जैसे ज्वालामुखी फटना, भूकंप या सुनामी आना, ये तो क्या हो गए हैं? प्राकृतिक कारण। मानव द्वारा कृषि व आवास के लिए वनों को काटना, ये मानव जनित कारण है कि खेती के लिए, रहने के लिए मनुष्य वनों को काट रहा है। पर्यावरण प्रदूषण कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, तो मानव जनित कारण है। अम्लीय वर्षा, खनन कार्य, खनन मतलब खुदाई करना, समुद्रों में जहाज़ों के तेल का रिसाव होना। अब क्या होते हैं, जब तेल के जहाज़ अरब देशों से आते हैं तो जो समुद्र है उनमें वो तेल का रिसाव होता है, लीक होता है, और वो तेल समुद्री जल में मिल कर के समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब वनों के नष्ट होने के कारण हैं। और क्या कारण है वन्य जीवों की विलुप्ति के? वन्य जीवों का अवैध शिकार। अवैध शिकार किया जाता है। गैरकानूनी शिकार करने से भी वन्य जीवों की या जानवरों की संख्या में कमी आ रही है। मानव तथा वन्य जीवों में संघर्ष, और मनुष्य और वन्य जीवों में लड़ाई होती रहती है। मान लीजिए कोई शेर आपके सामने आ जाता है या सांप आपके घर में आ जाता है, तो सीधी बात है कि उसका शिकार किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। तो इस कारण से भी उनकी संख्या में कमी आ रही है। प्राकृतिक आवास विखंडन, और प्राकृतिक आवास मतलब वनों को तोड़ दिया गया है। वनों को कैसे तोड़ दिया गया है कि बीच में से सड़क निकाल दी गई है, रेल मार्ग निकाल दिए गए हैं, गैस पाइपलाइन निकाल दी गई है। तो वनों में से जो गैस पाइपलाइन या सड़क या रेल मार्ग निकाले गए हैं उससे कई बार वन्य जीवों का क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे भी उनकी संख्या में कमी आती है। तो वन्य जीवों की विलुप्ति के क्या क्या कारण हैं? एक तो उनके आवासों को नष्ट कर देना, दूसरा है उनका शिकार करना, तीसरा मनुष्य और वन्य जीवों में संघर्ष होना, और प्राकृतिक आवास विखंडन। वृक्ष बचाइए, सामाजिक वानिकी अपनाइए। विलुप्ति के कारण दिए हुए हैं। कई विलुप्ति के कारण हैं, जैसे उल्कापात होना, वनों का विनाश होना, विदेशी प्रजाति का आक्रमण होना, भोजन की कमी, प्रदूषण, जैव विविधता में कमी, शिकार करना, रोग होना, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति वर्णवाद। तो आप इसे भी समझ सकते हैं। अब वन्य जीवों को बचाए तो कैसे बचाएं? प्रकृति संरक्षण के लिए 1948 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का गठन किया गया। तो ये इस प्रकृति को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक संघ बनाया गया जिसका नाम है IUCN। IUCN का पूरा नाम क्या है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसका गठन कब किया गया? 1948 में। तो प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने के लिए 1948 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का गठन किया गया।
रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, जिसे लाल आंकड़ा पुस्तक भी कहते हैं। IUCN द्वारा 1972 में एक पुस्तक बनाई गई जिसमें लुप्त हो चुकी जातियों, उनकी संख्या व आवास लिखे गए, इसे लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं। अब देखिए रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जो IUCN द्वारा 1972 में बनाई गई, जिसमें क्या दिया हुआ है, लुप्त हो रही जातियों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी जातियाँ लुप्त हो रही है, कौन कौन सी जातियाँ लुप्त हो चुकी है, और जो जातियाँ अभी अस्तित्व में है उनकी संख्या कितनी है, वो कहाँ कहाँ स्थित है, रहती कहाँ है, वो सब लाल आंकड़ा पुस्तक में लिखा हुआ है। IUCN ने जीवों को 5 जातियों में विभक्त किया है कि 5 कैटेगरियों में IUCN ने जीव जातियों को विभक्त किया है। विलुप्त जाति, संकटग्रस्त जाति, और बाकी आगे देखते हैं। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। विलुप्त जाति, विलुप्त का मतलब जो नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई, जिसका अस्तित्व नहीं है, और संकटग्रस्त जो मतलब जो संकट में है। तो विलुप्त जातियाँ वे जातियाँ जो विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में जीवित नहीं है। विलुप्त होने का मतलब है हमें वर्तमान में कितना भी अधिक खोजा जाए हमें वो जातियाँ नहीं मिलेगी। तो वे जातियाँ जो विलुप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त जातियाँ कहलाती है। जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर और राइनिया पादप, ये कैसे जीव हैं, कैसी जातियाँ हैं, विलुप्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जो विलुप्त होने की कगार पर है। कगार का मतलब है विलुप्त होने ही वाली है, यदि उन्हें नहीं बचाया गया तो विलुप्त हो जाएगी, और जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी। संकटग्रस्त जातियाँ विलुप्त होने की कगार पर है और नहीं बचाया गया तो विलुप्त हो ही जाएगी। संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती है जैसे गेंडा, बब्बर शेर, बघेरा, चीता, जिंगो बाइलोबा, सर्पगंधा आदि। ये रेड डाटा बुक है। ये विलुप्त जातियां हैं, डोडो पक्षी हैं, मामो है, पैसेंजर पिजन और तास्मानिया वुल्फ। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, या राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, वो देखते हैं। और उससे पहले हमारी वो सीरीज आगे कर ही रहे हैं हम। 5 वर्गों में विभक्त किया है IUCN ने जीव जातियों को, जिसमें से पहली हमने पढ़ी है विलुप्त जाति, दूसरी है संकटग्रस्त जाति, तीसरी है सभेद्य या अति संवेदनशील जाति, चौथी है दुर्लभ या स्थानबद्ध जाति, और 5वीं अपर्याप्त ज्ञात जाति। अब पढ़ते हैं सभेद्य या अति संवेदनशील जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या तेज़ी से घट रही है। एक तो यह है जो लुप्त हो चुकी है, विलुप्त जाति। एक जो विलुप्त होने की कगार पर है, संकटग्रस्त जाति। और एक यह है जिनकी संख्या तेज़ी से घट रही है, कि अभी तो संख्या बहुत है, वर्तमान में तो इनकी संख्या बहुत है, परंतु तेज़ी से संख्या घट रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त हो जाएगी। संकटग्रस्त तो शीघ्र विलुप्त में बदल जाएगी, और अति संवेदनशील शीघ्र ही संकटग्रस्त में बदल जाएगी। तो वे जातियाँ जिनकी संख्या तेज़ी से घट रही है और शीघ्र ही संकटग्रस्त हो जाएगी, अति संवेदनशील जातियाँ कहलाती है। जैसे याक, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग आदि। अब देखते हैं दुर्लभ या स्थानबद्ध जातियाँ। देखो दुर्लभ से पता चल रहा है कि जो हमें आसानी से ना मिले, हर जगह मौजूद ना हो, निश्चित स्थान पर ही मौजूद हो। स्थानबद्ध का मतलब यही है कि एक विशेष स्थान से बंधी हुई, मतलब उस स्थान के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है तथा निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती है, कि एक तो संख्या तो कम है ही दुर्लभ जातियों की, पर निश्चित स्थान से बंधी हुई है, तो निश्चित स्थानों पर ही पाई जाती है। इसे दुर्लभ या स्थानबद्ध जातियाँ कहते हैं। जैसे हिमालयी भालू, विशाल पांडा, लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, ग्यावान गेंडा आदि। अपर्याप्त जातियाँ। अपर्याप्त से आपको पता चल रहा है जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। पर्याप्त का मतलब जितनी जानकारी जरूरी है उतनी जानकारी है ही नहीं। तो पर्याप्त ज्ञात जातियाँ होती है वे जातियाँ जिनकी संख्या वितरण मतलब कहाँ रहती है, वो किस स्थान पर है, वह अन्य जानकारियों का पता नहीं है, अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ कहलाती हैं।
अब भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया। कब बनाया गया? वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि बनाए गए। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है, शिकार पर रोक लगाई गई है तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में क्या अंतर है? वे प्राकृतिक क्षेत्र जिनमें पर्यावरण, वन्य जीवों व प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रकृति का संरक्षण किया जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, प्राकृतिक अवशेषों जैसे पहाड़, नदियों, मिट्टी, इनका संरक्षण किया जाता है। वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र मतलब जंगलों में ही बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पार्क का नियंत्रण, प्रबंधन व नीति निर्धारण केंद्र सरकार करती है। कहने का मतलब राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क जो है उस पर कंट्रोल किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। इसमें पालतू पशुओं को चराने पर प्रतिबंध या रोक है कि पालतू पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है पालतू पशुओं को चराने पर। इसमें प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्य के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता। कोई भी प्राइवेट कंपनी राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश नहीं कर सकती है अपने निजी लाभ के लिए। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है? भारत में कुल 99 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल या उत्तराखंड में है। अभ्यारण्य क्या होता है? वे प्राकृतिक क्षेत्र, देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी प्राकृतिक क्षेत्र है मतलब जंगलों में बनाए जाते हैं, और अभ्यारण्य भी प्राकृतिक क्षेत्र है मतलब जंगलों में बनाए जाते हैं, जिसमें वन्य जीवों के शिकार व आखेट पर प्रतिबंध है। ये अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान में प्राइवेट कंपनियां ना तो जा सकती है और ना ही वहाँ पर पशुओं को चराने की आज़ादी है, और अभ्यारण्य में शिकार पर प्रतिबंध है। इसमें निजी संस्थाओं को प्रवेश की अनुमति है। अब राष्ट्रीय उद्यानों में तो निजी संस्थाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि अभ्यारण्य में निजी संस्थाओं, प्राइवेट कंपनियों को प्रवेश दिया जाता है, बेशर्त उनके कार्य का वन्य जीवों पर बुरा असर ना पड़े, कि उनके जो कार्य है उन पर वन्य जीवों का कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई बुरा असर ना पड़े। भारत में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? भारत में कुल 523 अभ्यारण्य है। तो कुछ अभ्यारण्यों के नाम देखिए। पहले तो भारत के कुछ अभ्यारण्यों के नाम देख लेते हैं, फिर राजस्थान के अभ्यारण्यों के नाम देखेंगे। तो भारत के अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारी बाग प्राणी विहार बिहार में, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश, केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल। अब राजस्थान के अभ्यारण्य देख लेते हैं, और वो किस ज़िले में आते वो अभ्यारण्य, और वहाँ कौन सी प्रजाति फेमस है। सरिस्का अलवर में प्रजाति है हिरण और गोडावण। दर्रा कोटा में बघेरा। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे फेमस है।
ताल छापर चूरू में काला हिरण फेमस है। जवाहर सागर कोटा में घड़ियाल फेमस है। सीता माता प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी फेमस है। केला देवी करौली में रीछ फेमस है। नाहरगढ़ जयपुर में तेंदुए और शियार फेमस है। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जिसे हिंदी में जीवमंडल निचय कहा जाता है। जीवमंडल निचय, बायोस्फीयर रिजर्व, वे प्राकृतिक क्षेत्र, ये भी प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, तीनों प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत वातावरण में स्थित होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल निचय केवल वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ही बनाए जाते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट रहे वन्य जीवों या वन्य वृक्षों का अध्ययन कर सके। वनस्पति विज्ञानी व जीव विज्ञानी वहाँ अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं वनों की, वन्य जीवों की। जीवमंडल नीचे कहलाते हैं। 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है। विश्व में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 669। और कितने देशों में है? 128 देशों में। भारत में कितने हैं? 18। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनाया गया भारत में, कब बनाया गया? 1986 में नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। तो आप अंतर समझ चुके होंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है पर्यावरण, वन्य जीवों, प्राकृतिक अवशेषों के संरक्षण के प्राकृतिक क्षेत्र, जहां निजी कंपनियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। अभ्यारण्य क्या है? जहां निजी कंपनियों को प्रवेश दिया जाता है, ये भी प्राकृतिक क्षेत्र है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि इसमें वैज्ञानिक जो है वो वन्य जीव तथा वनों का अध्ययन करते हैं। अब कुछ जीवमंडल नीचे देख लेते हैं और किन किन राज्यों में है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, काजीरंगा व मानस, ये 2 जीवमंडल नीचे हैं, असम में है। नीलगिरी कर्नाटक और केरल दोनों राज्यों में फैला हुआ है ये। नंदा देवी उत्तर प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, थार रेगिस्तान राजस्थान। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। और यहाँ तक पढ़ाए गए मैटर में से ही हर बार 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए। हर बार यहाँ तक पढ़ाए गए, जबकि चैप्टर और आगे हैं, पर अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रश्न आए वो यहीं तक पढ़ाए गए मैटर से ही आए हैं। तो देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आप जानते हैं खेजड़ी, जो कि आपने 14वें चैप्टर में भी पढ़ा है। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वन्य जीवों की संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है? संकटग्रस्त जातियों की डेफिनेशन देनी है। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण बताने हैं कि वन्य जीवों के विलुप्ति के क्या क्या कारण है। अवैध शिकार है, प्राकृतिक आवासों का विखंडन है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है, और मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष। नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। अब नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? एक तो जल, एक वायु, सौर ऊर्जा भी है। वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं, या आप लिख सकते हैं वन संरक्षण के उपाय वाले टॉपिक में है। वन संरक्षण वनों के लाभ वाले टॉपिक में मिलेगा। वन संरक्षण के 4 उपाय बताइए। मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 2018 का प्रश्न है। झूम खेती क्या है? सामाजिक वानिकी के प्रमुख घटकों के नाम लिखो, 2018 में आया प्रश्न है। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सप्लीमेंट्री 2018 के पेपर में आया है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन संरक्षण के 4 उपाय बताइए, सप्लीमेंट्री 2018 में। झूम खेती किस प्रकार वह वन उन्मूलन को बढ़ावा देती है? कि झूम खेती किस प्रकार से वन उन्मूलन को बढ़ावा दे रही है, कि झूम खेती के कारण वन उन्मूलन कैसे हो रहा है वो समझाना है। झूम खेती वाला पूरा टॉपिक इसमें लिख देना है। विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई जातियों का संकलन किस पुस्तक में किया गया है? रेड डाटा पुस्तक में किया गया है। ये रेड डाटा पुस्तक की डेफिनेशन भी हो सकती है कि जिस पुस्तक में विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई जातियों का संकलन है, उस पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अब
इनके अलावा और कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट रहते हैं वो देख लेते हैं, जो कि अभी तक शायद कुछ तो पढ़ाए गए हैं, कुछ आगे पढ़ाए जाएंगे। पेट्रोलियम के घटक बताइए, राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रहण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। निम्न की परिभाषा वो उदाहरण दीजिए। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन आप कह सकते हो खनिज कोयला और पेट्रोलियम। बायोडीजल आगे पढ़ेंगे। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, ये हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, संभाव्य संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग करेंगे। वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता है और संभाव्य संसाधन की मात्रा हमें पता नहीं है। जल संरक्षण और प्रबंधन के सिद्धांत आगे पढ़ेंगे। जल संरक्षण के उपाय, कब व किसे भारत का पहला जैवमंडल निक्षेप बनाया गया, ये अभी पढ़ लिया है हमने। कब व किसे भारत का पहला जैवमंडल निक्षेप बनाया गया है, ये हमने पढ़ लिया है। समाकलित जल संभर प्रबंधन को विस्तार से समझाइए, ये अब पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास अब पढ़ेंगे। वन्य जीवों के विलुप्ति के कारण हम पढ़ चुके हैं। थार का कल्पवृक्ष जिसे कहते हैं, चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए। तो इन प्रश्नों का ध्यान रहे, और इस 12 चैप्टर की सीरीज के लास्ट वीडियो में भी मैं आपको इन प्रश्नों से अवगत करा दूंगा।